बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आज तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई, रात से ही 2-3 बार उल्टी हो गई है, तो हालत मेरी जैसी खराब लग रही है ऐसी होती नहीं है नॉर्मली। तो पहले तो मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि जो चेहरा बुझा बुझा सा है, वरना बनारस आके चेहरा खिल ही जाता है हमेशा। और मैं तो यहाँ पे, मुझे ये बात शायद बहुत पहले से ही समझ में आ गई थी कि पैदा ही मैं यहीं पे हुआ, बनारस में ही गलती से। तो ये इससे पहले कहानी सुनाऊं या जो बात करें, बीच में अवधेश सर ने बड़ा सही चीज़ एक बोली थी कि पहले मैं डर गया था। और सर की बात बिल्कुल, कविता सुनने से पहले आजकल डर लगता है कई बार ऐसा होता है। सर ने बीच में एक रेफरेंस की तरह बोला था। तो हम सारे लोग एक समय पे जब कॉलेज में थे और जब इंजीनियरिंग कर रहे थे या उसके बाद में, तो शुरुआत करते हैं कविता लिखने से ही, और धीरे धीरे हम लोग थोड़ा गुलजार साहब की नकल करके, थोड़ा इधर उधर देख के, थोड़ा राइमिंग करके, कुछ फूल पत्ती चांद सितारे करके फिर लिखने की कोशिश करते हैं। तो उसी दौरान मेरी यात्रा शुरू हुई, और एक बार ऐसा हुआ जब कविता लिखने लगा, तुकबंदी वगैरह होने लगी, तो वो होता है ना युवा कवि टाइप का, आप क्या होता है कविता लिख लेते हैं तो बेचैन हो जाते हैं कि अब किसको सुना दें, तुरंत मतलब किसी ना किसी को आप ढूंढ रहे होते हैं। तो ऐसा 2-4 लोगों ने जब सुना, तो मुझे एक बार मौका मिल गया गलती से जावेद अख्तर साहब के साथ कविता पढ़ने का। और मैं, उनकी एक तरकश नाम की किताब है, तो मैं पहले से ही डायलॉग ये सोच के गया था अपने मन में कि जावेद साहब बैठे होंगे, और इनवाइट ओनली इवेंट था वो, तो मैं किताब ऐसे रखूँगा और मैं जावेद साहब से कहूँगा कि जावेद साहब इसमें लिख दीजिए कुछ ऐसा जो बुरे वक्त में काम आए। और ये डायलॉग मैं 10 बार सोच के गया था कि जावेद साहब बिल्कुल बोल्ड हो जाएंगे जैसे ही मैं रखूँगा, और सोचेंगे यार कौन लड़का आया है, ये नया नया कवि कौन पैदा हुआ है कि जो इतनी बात कर रहा है। तो मैंने खैर सेम डायलॉग जो मैं सोच चुका था, मैं गया, मैंने तरकश रखी और जावेद साहब से कहा, मैंने कहा सर इसमें लिख दीजिए कुछ ऐसा जो बुरे वक्त में काम आए। तो जावेद साहब ने मुझे बड़े घूर के देखा और कहा कि बरखुरदार, बुरे वक्त में काम आए इसके लिए तो पूरी किताब लिख दी। तो और जावेद साहब, बिंग जावेद साहब, उनका अपना एक विट है। जैसे उसी इवेंट में होता क्या है, जब वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लाइफ में वो इवेंट, कि वहाँ पे स्टेज पे बैठे बैठे मुझे ये समझ में आया कि मुझे कविता नहीं लिखनी चाहिए। और वहाँ से फिर एक नई यात्रा शुरू हुई। कहानी, आवाज़ आ रही है सही क्या, मुझे गूंज रही है? अच्छा, तो मुझे ये नई यात्रा शुरू हुई कि मैं कविता, मेरे बस का नहीं है ये खेल। और एक समय पे सब वायरल होती थी ना चीज़ें सब पुराने समय में, तो एक हरिवंश राय बच्चन जी की जो मधुशाला थी, और मेरी एक कविता उस समय थी, कुछ जीत लिखूं या हार लिखूं या दिल का सारा प्यार लिखूं, कुछ अपनों के जज्बात लिखूं या सपनों की सौगात लिखूं। तो उस समय जब ऑर्कुट वगैरह की एक का दौर था, अभी भी आप गूगल करेंगे तो इस कविता के लाखों लाखों सर्च रिजल्ट आते हैं। लेकिन उस मोमेंट में जब कविता में वहाँ पे जावेद साहब के साथ सुना रहा था या कोशिश कर रहा था कविता जैसा कुछ कहने की, तो मुझे ये समझ में आया कि ये मेरा एरिया नहीं है, ये मेरा रास्ता नहीं है। और उसी दिन के बाद से फिर मैंने स्टेज पे कविता नहीं सुनाई, और कोई पैसे दे देता एडवर्टाइजिंग वगैरह में तो भले कविता लिख देता हूँ वो अलग बात है। जो कि यहाँ पे पीछे यंगस्टर्स भी बैठे हैं, तो जो घुमा फिरा के मैं बात कहना चाह रहा था कि आप 8-9 साल आपने तैयारी करके कविता लिखी, फिर अब सोचा कि अब तो बुलाया भी जाने लगा है, अब तो मौका मिल रहा है, और या तो बड़ा भी हो सकता है। और कहानी में ज़ीरो से शुरू करना था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कैसे करना है। जैसे सेम चीज़ अबरार अलवी साहब से मैं एक बार मिला, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आप क्यों शायरी करते हैं, कि उनकी एक बहुत ही अच्छा उनका एक शेर है कि अब आए हो दुनिया में तो यूँ मुँह ना बिगाड़ो, 2 रोज़ तो रहना है, बुरी है तो बुरी है। तो जब वो मिले तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप शायरी क्यों लिखते थे? तो कहते यार मैं पहले कहानियाँ लिखता था, लेकिन अबरार अलवी, मैंने गलत नाम, मोहम्मद अलवी साहब है ना। तो मोहम्मद अलवी साहब ने कहा कि यार मैं जब लिखना शुरू किया मैंने, तो हुआ क्या कि उस समय अबरार अलवी लिख रहे थे, इतने अच्छे अच्छे लोग लिख रहे थे कि मुझे लगा मैं तो कहानी लिख ही नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मैं शायरी की तरफ चला आया। तो जो लामोहल्ला मुद्दा ये है कि जो भी आप कर रहे हैं जीवन में, कई बार ऐसा होगा कि वहाँ पे ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। और ज़ीरो से शुरू करने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप ज़ीरो पे ही चलाएंगे, आप कहीं ना कहीं पहुँच ही जाएंगे धीरे धीरे, अगर आपकी दिशा सही होना ज़रूरी है, वर्सेस कि हम कितना किलोमीटर आगे निकल गए हैं उससे। इसके आगे चूँकि मुझे जो भी रैंडम याद आता जा रहा है, क्योंकि मेरा इस समय ना बिल्कुल 15 साल बाद मेरे को कल 2-3 बार उल्टी हुई, तो मेरे को दिमाग बिल्कुल मेरा काम नहीं कर रहा है वैसे। जब ये ज़ीरो पे शुरू हुआ, तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो हम लोग जिस माहौल में मैं बड़ा हुआ, चूँकि मेरे पिताजी
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े और वहाँ के टॉपर थे, और तो ब्यूरोक्रेट हो गए वो। और सरकारी अधिकारी का लड़का कुछ भी हो सकता है जीवन में, वो पढ़ने में ख़राब नहीं हो सकता। तो वो हर साल अभी भी इलाहाबाद में उनके कॉन्स्टिट्यूशन के नंबर अनबीटन है, अभी तक पता करवाते हैं वो। तो जब आगे बढ़े हम लोग को नीली बत्ती लाल बत्ती वो सब जो तामझाम हो रहा था, जब बिल्कुल पीक पे था, जब 90s में, अगर सेल्स टैक्स में पिताजी हैं तो जैसे ही मैं बताता था कि पिताजी सेल्स टैक्स में हैं, तो अपने आप वो आदमी एक अटैची और पैसा इमेजिन कर लेता था कि रोज़ इतना तो आता ही होगा। तो हम लोग उस माहौल में जब बड़े हो रहे थे तो एक ये भी शैडो था कि हम भी अधिकारी हो जाएं, है ना। तो और इस बात को बहुत ज़ोर लगा फिर से मुझे ज़ीरो से शुरू करने में। तो मैंने इंजीनियरिंग किया, और इंजीनियरिंग करने के लिए जब लखनऊ तैयारी करने पहुंचा, क्योंकि मैं जो पहुंचा तो वहाँ पे मुझे समझ में आया कि ये तो मेरे बस का है नहीं। और मैंने तब एक हमारे घर में भी किताब रहती थी रजनीश की, ओशो। तो मैंने 2 साल बिल्कुल श्रद्धा भाव से रजनीश और विवेकानंद दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट हैं, बट दोनों को पढ़ा खूब, मतलब जितना ह्यूमनली लिमिट में संभव था। 70-80 किताबें 2 साल में पढ़ी। और इंजीनियरिंग जब पहुंचा तो ऐसे ही कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं था हमारा उस समय, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की। और फिर वहाँ पे जब पहुंचा तो एक बेचैनी सी थी कि क्या करेंगे हम हैं क्यों। अल्टीमेटली ये सारी लड़ाई इस धरती पे यही है ना कि इस दुनिया में हमारी जगह क्या है, कि हम हैं ही क्यों, यहाँ पे हम क्या करने आए हैं। जैसे यहाँ पे बनारस में हम लोग को बचपन में कहानी सुनाई गई ना कि द्विज बोला जाता है, कि एक दिन जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन वो दिन है, और दूसरा दिन आप ये जान जाते हैं कि आप किस लिए पैदा हुए हैं। तो वो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। तो मेरे लिए बार बार जो मेरी अभी तक की यात्रा रही कि पहले सबसे बड़ा सपना क्या था कि इंजीनियरिंग कर लें, फिर एक नौकरी लग जाए और अमेरिका चले जाएं। उस समय इन्फोसिस, TCS वगैरह खूब नौकरियां देती थी। तो वहाँ मेरा नौकरी में भी नहीं हुआ। सेक्टर 16 में खूब नौकरी मैंने खूब ढूंढी, कहीं पे भी नहीं हुआ। फिर वहाँ पे नहीं हुआ तो जब लखनऊ में जिस मोहल्ले में मैं रहता था, पेपर मिल कॉलोनी में, वहाँ पे हमारे एक भैया थे, वो एड वैड बनाते थे। नहीं, टीवी के ऐड आते हैं, तो ये सब आते हैं सब। कोई स्कूल का एक एंथम बनाना है, मिश्राम्बू का ऐड हो गया। तो मिश्राम्बू का जो ओरिजिनल ऐड था वो मैंने एक समय पे लिखा था। तो जब मैं आया तो मैंने कहा भैया मैं अब ना मेरे को प्यार वाला अनुभव हो चुका है, तो अब मैं तुकबंदी कर लेता हूँ। तो आप बताइए अगर आपके पास कोई काम होगा तो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप लिखवा पाए मेरे से। तो उन्होंने मेरे को बोला कि एक स्कूल का एंथम लिखना है, ये लिख के ले आओ। स्कूल का एंथम गया और मैं आधे घंटे में लिख के वापस ले गया। तो उन्होंने कहा कहाँ से नकल करके लाए हो? तो मैंने कहा ये नकल नहीं, खुद ही लिखा है मैंने ये। तो और स्कूल का जो ब्रीफ था वो ये था, मॉडर्न विद ट्रेडिशनल वैल्यूज़, जो आजकल मैट्रिमोनी में भी ब्रीफ होता है कई बार, वो लड़कियों के घर वाले यही लिख देते हैं। सेम स्कूल का भी ब्रीफ था उस समय। तो लिखा, तो उन्होंने भैया ने और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे भैया आप सबके जीवन में आएंगे या फिर आप वो भैया या दीदी बनेंगे। तो उन भैया ने अंदर गए कमरे में और 1000 रुपये लेके आए, और मुझे 1000 रुपये उन्होंने दिए और कहा कि देखो जो तुमने लिखा है इससे मैं 2 लाख रुपए कमाने वाला हूँ, लेकिन तुमको 1000 रुपये इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम ये जान जाओ कि तुम लिख के कमा सकते हो। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे रैंडम लोग जिन्होंने हमें पहला मौका दिया था वो बहुत काम आते हैं आगे की तरफ। तो फिर ज़ीरो पे आ गए, मतलब मैं सारी कहानी मेरी ज़ीरो पे ही पहुंच के, ज़ीरो से शुरू करने की। तो फिर इंजीनियरिंग कर ली, फिर घर आ गए, और इंजीनियरिंग करके जब लौटे वहाँ पे तो लोग नहीं होता है मोहल्ले में पूछने की बेटा इस बार छुट्टी कितने दिनों की है। तो पता चला अब तो छुट्टी, अब तो कुछ करना ही नहीं है। तो फिर MBA किया, फिर वहाँ गए। फिर MBA मैंने ठीक ठाक जगह से, सिम्बोयसिस से गलती से किया। फिर वहाँ से मैं कंपनी थी वहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग हुआ। फिर मैंने गली गली घूम के यूपी में सिम बेचे। मतलब ऑब्वियसली हम सिम नहीं बेचते थे, जो लड़के होते हैं। तो उस दौरान पहली बार अपने गांव जाओ ना तो गांव समझ नहीं आता है। गांव हमेशा दूसरे के गांव जाके समझ में आता है कि गांव है क्या। तो जब वहाँ गली गली रायबरेली और पूरा लालगंज और पूरे एक एक गाँव में जब चक्कर लगाया मैंने, तब मुझे समझ में आया कि जब वहाँ पे एक आदमी जो बिना शर्ट के मिलता है और वहाँ पे पूरा स्वैग में वो बता रहा होता है और उसमें लिखा रहता है प्रधान, और प छोटा सा लिखा रहता है उसके कार्ड पे, प में डॉट लगा रहता है, तब मुझे समझ में आया कि पति प्रधान है ये। तो ये सब चीज़ें तब नहीं समझ में आती। तो फिर वो नौकरी की, लेकिन फिर भी एक क्या था कि अब ऑन पेपर जो था, जीवन जो था वो बिल्कुल सेट था। अच्छी नौकरी थी, मैनेजमेंट ट्रेनी थे, अच्छा पैसा था, मतलब जितना मिलना चाहिए था उससे बहुत ज़्यादा पैसा उस समय मिलता था उसमें। लेकिन एक बेचैनी हमेशा फिर वही थी कि इस दुनिया में हमारी जगह है क्या, हम हैं क्यों यहाँ पे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। और वो रजनीश पढ़ लिया, विवेकानंद पढ़ लिया, मुझे कोई जवाब कॉन्क्रीट नहीं मिला। मैं पुणे में पढ़ा भी तो सोचा भी मैंने कि आश्रम ही चला जाता हूँ, लेकिन फिर पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया था कि रजनीश अब है नहीं, तो कोई आश्रम जाने का भी मुझे मतलब समझ में आया नहीं। फिर
हाँ सर, कविता छूट गई मेरी। अब तो मैं कहानी लिखता हूँ। इतना पढ़ के यही तो जाना कि मेरे को कविता नहीं लिखनी है। नहीं, तो मैं कहानी सुनाता हूँ सर थोड़ी देर में मेरे। जी जी जी। नहीं नहीं सर, मैं तो हाँ कभी पहले नहीं, मैं कोशिश करता हूँ सर। मैं कविता लिख छोड़े हुए मुझे सालों हो गए, तो मैं कुछ कहानी सुना दूंगा अभी इसके बाद। जी 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 सर। तो मैं कहाँ पे था? हाँ नहीं नहीं, मैं सर कोशिश करता हूँ कि लिख तो सर 7 किताबें ही दी मैंने, लेकिन अभी तो, जी 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 जी। तो तो ये सब करके फिर जब रजनीश वाला जो चैप्टर हुआ, और फिर मुझे फिर बेचैनी हुई कि क्या कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं कर रहा हूँ। तो उस बेचैनी में मैंने हर वीकेंड कहानी लिखना शुरू की, और सोमवार को सुनाता था अपने दोस्तों को ऐसे ही बैठा के घेरा बना के, और वो कर करके फिर एक तभी पब्लिशर, जो कि मैं राइटर नया नया पैदा हो रहा था, तो अब ढूंढना था कि कौन हमें छापेगा। तो मुझे पता था जो ट्रेडिशनल पब्लिशर्स हैं वो तो मुझे छापेंगे नहीं। तो एक नया लड़का पैदा हो रहा था शैलेश नाम का, शैलेश ने हिंदी में खोला, और हम लोग फिर वहाँ पे छपे। तो जब आप तैयार होते हो, नहीं बोलते हैं कि व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। तो वहाँ पे ये सिलसिला ये चला कि फिर ये किताब आई, फिर एक के बाद दूसरा, फिर वो करते करते एक समय ऐसा मुझे लगा कि जो पैसा मैं कमा रहा हूँ और जो भी मैं लिखने से कर पा रहा हूँ, उसमें समय बहुत ज़्यादा जा रहा है, जो मैं नौकरी कर रहा हूँ, जो मैं MBA वाली नौकरी कर रहा हूँ। तो फिर एक पॉइंट पे धीरे धीरे करके ऐसा हुआ कि चाहे ऑडियो का काम हो, चाहे विजुअल मीडियम का काम हो, मैंने यही सोचा कि नौकरी करने में इतना टाइम जाता है, महीने में 20-22 दिन ऑफिस जाना पड़ता है और एक्स अमाउंट मिलता है, और इतना अमाउंट तो लिख के मेरे को बहुत कम समय में मिल सकता है। तो मैं साल भर में 6 महीने 8 महीने छुट्टी पर रह सकता हूँ। तो फिर मैंने, जब लोग बोलते हैं ना कि पहली नौकरी आपने नौकरी कैसे छोड़ दी, एक तो नौकरी मिलना ही इतना बड़ा सवाल है, तो नौकरी छोड़ कैसे दी। तो मैंने बहुत सिंपल हिसाब लगाया कि अल्टीमेटली हम लोग सारे लोग जो पैसा कमा रहे हैं, अपना समय को रेंट कर रहे हैं, समय को बेच रहे हैं। तो उससे ये है। सर ने कहा कि कुछ सुना दें। कविता तो सर मुझे नहीं याद है, लेकिन मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और कहानी सर आप ऐसे समझिए। हाँ सर, मेरे को छोड़े हुए हो गए 15 साल, मुझे याद ही नहीं है। चलिए मैं देखिए ये आपने बढ़िया सर याद दिलाई, बढ़िया चैलेंज है मेरे लिए। याद ही नहीं होगी कविता। हाँ मैं कहानी सुनाता हूँ सर। हाँ हाँ वही वही, मैं बल्कि सोच रहा था सवाल ही ले लें, ज्यादा आसान है कविता कहानी सुनाने से। हाँ बिल्कुल। जो नए बच्चे लिख रहे हैं हाँ और उनकी जो चुनौतियां हैं, उनका समाधान कैसे होगा, आप लोग कैसे रास्ता दिखाएंगे। खासकर मेरा सवाल फिल्म लेखक को, पिछले बार किताबगंज में भी मैंने आपसे यही सवाल किया था जी। जो नए बच्चे हैं जो लिख रहे हैं, वो फिल्म लेखक की तरफ कैसे जाए, लेकिन मेरा उत्तर पूरा नहीं हुआ था। हाँ, तो ये आते हैं पहले सर ने बोला मैं एक कहानी सुना देता हूँ, क्योंकि 17 किताबें 7 से तो ज़्यादा ही होती, तो इतनी इज्जत देते हुए सर। तो जैसे आजकल की जो जनरेशन है, इसको ये लगता है ना कि हम कर रहे हैं प्यार, ये नहीं होता है कि हम कर रहे हैं, और हम लोग को हमेशा लगता है कि ये क्या कर रहे हैं पिछले जनरेशन वाले, ये इन लोगों ने क्या किया, प्यार तो हम कर रहे हैं। हर जनरेशन के, अपनी जनरेशन के बाद वाले उसको लगता है। ये पेरेंट्स टीचर मीटिंग कहानी सुनी, कितने लोगों ने सुनी है? ये सुना दूं ना मैं? ठीक। तो पेरेंट्स टीचर मीटिंग नाम है कहानी का। तो हर जनरेशन को ये लगता है ना कि ये आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं, प्यार प्यार तो हमारे ज़माने में होता था। तो ऐसे ही मेरे पिताजी को भी लगता था कि ये आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं, प्यार प्यार तो हमारे ज़माने में होता था। और मेरे पिताजी जो सच्चा प्यार करते थे, वो इस देश के 99% पिताओं की तरह, वो जो सच्चा प्यार करते थे वो करते थे मेरे क्लास 2nd में पढ़ाने वाली मेरी क्लास टीचर को, जिनका नाम था रीना पाठक, जिनको प्यार से वो मीना कुमारी बुलाया करते थे। और हुआ कुछ ऐसा कि मेरे नंबर, मैथ्स मेरी ठीक ठाक थी, और कॉपी चेक होके आया, और उसमें से 20 में से 19 नंबर मेरे को मिला हुआ था, और 19 में से एक नंबर कटा हुआ था। जब कॉपी देखी गई तो पता चला कि मेरा सवाल सही है। कई बार होता है ना, टीचर से मिस हो जाता है, तो वो मिस हो गया था। तो पिताजी तमतमाए हुए अगले दिन स्कूल में पहुंचे, और जब वो पहुंचे तमतमाए हुए अपने प्रिया स्कूटर पे, तो वहाँ पे जब मैंने देखा अपने पिताजी को, तो उससे पहले जो वो उस समय मैं देख रहा था, मैंने लव एट फर्स्ट साइट उससे पहले कल सुना था। लव एट फर्स्ट साइट होते हुए मैं पहली बार देख रहा था सामने, और उनका गुस्सा ऐसे गायब हो गया जैसे इस देश में से डिमोनेटाइजेशन के बाद से काला धन गायब हो गया।
तो टीचर ने पूछा कि कैसे दुबे जी यहाँ पे आना हुआ आपका? तो पिताजी ने ये नहीं कहा कॉपी के लिए, ये उन्होंने कहा बस ऐसे गुजर रहा था। तो इसलिए सोचा कि, तो उन्होंने कहा देखिए आप तो कितने अच्छे पेरेंट हैं, कितने अच्छे आप, मतलब आप तो दुबे जी मतलब कितने पेरेंट्स, तो मतलब क्या बताया जाए। कहते और ये जो दिव्य प्रकाश है पढ़ने में सही है, पढ़ने में अच्छा है, बस ये है कि थोड़ा और फोकस करेगा तो बहुत अच्छा टॉप कर सकता है ये। तो अब ये जो थोड़ा और फोकस होता है प्रमोद जी, हमेशा जीवन में रह जाता है, जितना ही फोकस कर लो थोड़ा सा रह जाता है। तो तय ये हुआ कि मैम ने कहा कि देखिए दुबे जी इसकी हैंड राइटिंग बहुत खराब है, और तो पिताजी ने कह दिया था मैडम हैंड राइटिंग, आप मैथ्स में भी हैंड राइटिंग के नंबर काट लिया करिए इसके। तो अब पिताजी ने कहा मैं पर्सनली खुद इस पे फोकस करूंगा कि क्या हैंड राइटिंग। अब इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी कि पिताजी जो सुबह लिख देते थे वो शाम को खुद नहीं पढ़ पाते थे। एक ऐसे आदमी को मेरी हैंड राइटिंग पे मेहनत करनी थी। फिर मैम ने कहा चलते चलते कि देखिए आप तो कितने अच्छे पेरेंट हैं कि आप आ गए, ऐसे भी कितने पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी नहीं जाते। तो पिताजी के कान में 3 नए शब्द पड़े, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। उन्होंने पूछा कब है पेरेंट्स टीचर मीटिंग? तो फिर हम लोग जिस दिन था पेरेंट्स टीचर मीटिंग वहाँ पहुँचे, और वहाँ पे जैसे एक एक बच्चे को आना था, उसके बाद से फिर टीचर के पास जाना था। तो मैं टीचर के पास गया, उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे को यहाँ पे प्यार किया इस जगह। तो मैंने पिताजी को ऐसे देखा कि आप कितनी ही बैटिंग कर लीजिए, छक्का हमें ही मारना है। और 90s में जो बच्चे बड़े हो रहे थे वो इतने समझदार थे शुरू से भी कि उनको क्या हो गया? अच्छा सब ठीक ना? तो 90s में जो बच्चे बड़े हो रहे थे वो बहुत समझदार होते थे। उनको खूब एग्जैक्टली उनको पता था कि जब समाचार आता है 8:40 पे और बीच में जो 2 मिनट का गैप होता है तो उसमें किस चीज़ का ऐड आता है। हम लोग अपने आप पानी लेने चले जाते थे। आजकल जब कुछ आता है ऐसा तो मुझे पानी लेने जाना पड़ता है, मेरा बच्चा देख रहा होता है। तो खैर ये हुआ और फोकस चलता रहा, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती रही और फाइनली क्लास 2nd में मैंने टॉप कर लिया। तो जब फाइनल रिजल्ट वाला दिन आया तो पिताजी ने कहा कि मैम पार्टी मैं दूंगा। मैम ने कहा नहीं पार्टी मैं दूंगी दुबे जी। पिताजी ने कहा नहीं पार्टी मैं दूंगा। 2-4 मिनट तक ये होता रहा। फिर एक दिन तय हुआ, वो दिन बहुत क्रांतिकारी था इस मामले में। वो जो दिन तय हुआ उस दिन जानबूझ के वो दिन तय किया गया जिस दिन मम्मी की किटी पार्टी होती थी। तो पार्टी वाले दिन हम लोग मम्मी के किटी पार्टी वाले दिन पहुंचे वहाँ पे, और जब हम वहाँ पहुंचे जब मैडम के मोहल्ले में, तो प्रिया स्कूटर था, मैं पीछे से उतर के आगे आके खड़ा हो गया, मीना मैडम पीछे आके बैठ गई। जब हम लोग निकल रहे थे उस मोहल्ले से तो ऐसा लग रहा था कि हम लोग छोटा परिवार सुखी परिवार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर हम लोग वहाँ से निकले, कहीं डोसा की दुकान पे पहुँचे, 2 मसाले डोसे 1 सादा डोसा ऑर्डर किया गया। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ जैसे मेरी वाइफ का जो बैग है वो बहुत बड़ा होता है, उसमें वीकेंड भर का सामान आ जाता है। पहले छोटे बैग होते थे, पर्स छोटे होते थे। तो मैम ने छोटे मोटे पर्स से मुझे निकाला, एक कुछ लिफाफा निकाला और मेरे को माथे पे यहाँ पे प्यार किया, और उन्होंने एक लिफाफा पिताजी की तरफ बढ़ाया और कहा भाई साहब शादी में ज़रूर आना है। और डोसा आके रखा गया। शादी के बाद से मीना मैडम ने कॉलेज स्कूल आना छोड़ दिया, और पिताजी का उस मिनट उस मोमेंट से इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर से विश्वास उठ गया। क्लास 2nd के बाद से मेरी मैथ्स और हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए वो कमज़ोर रह गए। अब मैं इस इंतज़ार में हूँ कि कब मेरा बेटा क्लास 2nd में जाए और मैं थोड़ा बहुत ही सही अपने पिताजी जैसा महसूस कर पाऊँ। मैं कविता सोच रहा हूँ सर, याद आएगी तो सुनाऊंगा। सर ये थोड़ा बहुत ऐसे ही, मतलब मुझे डर लग रहा है सुनाने में, लेकिन फिर भी वो सर ने बड़ी सही बात बोली ना। मेरे को किसी ने कविता की कहानी में कहा कि आप समीक्षा उसका वो लिख दीजिए, प्रीफेस लिख दीजिए। तो मैंने वही सोचा, मैंने कहा कि कवि सम्मेलन जैसे होते थे एक समय पे शिवम अम्बर जी और नीरज जी, और बाद में अब ऐसा लगता है ना कि आप लाफ्टर चैलेंज में गए जिसका थीम कविता है ना, इस तरीके के कवि सम्मेलन हो गए उसमें। तो एक तो ये था, इसमें बाकी आप सवाल ले लेते हैं 2-4 बच्चों के, क्योंकि मैं पिछली बार भी जवाब नहीं दे पाया था। तो कहानी तो मैं घंटों सुनाता रहूंगा, उसकी कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा बताइए क्या सवाल था आकृति आपका? स्टोरी टेलिंग वगैरह लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, तो कई बार ये होता है कि हम तमाम चीजों में अपनी बातें लिखने लगते हैं, अपने राज बताने लगते हैं, जो बहुत वो होता है कि आसपास के लोग जान रहे हैं तो थोड़ा बुरा होगा। तो इस चीज से कैसे बचेंगे कि केवल कविताओं में या कहानी में अपनी बात लिखने से ही कैसे बचेंगे? अरे
अपनी बात नहीं लिखेंगे तो लिखने का पर्पज़ ही ख़त्म हो गया ना भाई। आप देखिए एक चीज़, आप बैठ जाइए, तो जो भी पूरी दुनिया में अच्छा लिखा है जिन लोगों ने, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्लॉट भले अलग हो किसी दूसरी दुनिया का हो, चाहे वो मैथोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे कॉन्टेम्प्रेरी हो, लेकिन अल्टीमेटली वो अपनी ही बात लिखते हैं। और जब आप अपनी बात लिखते हैं तो इस बात के लिए हमेशा तैयार रहेंगे कि कोई ना कोई बोलेगा अरे आप ही की सच्ची कहानी है क्या। देखिए कहानी के साथ सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, कि उसमें सच बता के कहानी का मज़ा नहीं ख़राब करना चाहिए। तो आप लिखिए, वो हमेशा आप एक्सपोज रहेंगे। और ये भी एक लड़ाई है जो आपको लड़नी पड़ेगी कि लोग बोलेंगे अरे तुम्हारा है क्या, तो आपको ये, या आप ना, लिखने वाला क्या होता है ना, वो ऐसे समझ लीजिए कि बिना कपड़े के खड़ा है चौराहे पे और हर तरफ से स्पॉटलाइट पड़ रही है। तो उस तरीके की हालत में आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तब आप लिखने के दुनिया में आइए। हर कोई भी सवाल उठा देगा, कोई भी कुछ भी बोल सकता है आपको, तो इस बात के लिए तैयार रहिए ना। और ये इस डर के आगे, बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, तो डर के आगे ये प्रीत भी है ना, कि जो आपको अपनी लिखाई के प्रति होगी, तो तभी आप कर पाएंगे। आपके जावेद साहब जो तर्कश वाले, जी जी छोटे भाई हैं सलमान खान, जी 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 जी, बहुत अच्छे से जान रहा हूँ मैं। जी 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 उम्र बड़े हैं लेकिन दोस्ती का जी। उनका एक शेर है जो कि उनको जवाब दे उसका मिलेगा और बहुत नहीं है। बड़ा प्यारा सा शेर है कि एक एक मिसरे में इम्तिहान है दिल का, एक एक मिसरे में, आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ शेर, एक एक मिसरे में इम्तिहान है दिल का, एक बात कहनी है और वही छुपानी है। आपके पास इस मदद का शेर नहीं है। एक सवाल है जी जी। तो जो फिल्म लेखन है और जिस तरीके से बैठ जाइए आप, तो जो मुंबई में अदरवाइज जो हो रहा है, तो जो उसका सबसे अच्छा तरीका है, जैसे मान लीजिए आप लिरिक्स लिखना चाहते हैं या आप स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, तो नॉर्मली लोग होता है कि ना बॉम्बे आते हैं और फिर डिस्कवर करते हैं कि स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है या लिरिक्स कैसे लिखी जाती है। जैसे मेरा एक दोस्त है पुनीत शर्मा, जिसने संजू जो फिल्म थी उसमें गाने लिखे थे, तो उसने मुझे ये बताया था कि जब वो इंदौर से आया था मुंबई, तो जैसे आपके पास एक सिचुएशन है गाने की कि एक लड़की भीगी भागी सी, आपने पिक्चर देखी, पिक्चर में एक सिचुएशन है जहाँ पे गाना आता है एक लड़की भीगी भागी सी, आपके पास सेम सिचुएशन है, आपको कैरेक्टर पता है और आपको म्यूजिक पता है, म्यूजिक तो अलग से उपलब्ध है उसका, तो उसी सिचुएशन पे आप अपने कम से कम 150-200 गाने लिखिए। जैसे आपको हर पिक्चर में पता है ना कि गाने की सिचुएशन क्या है, आपको कैरेक्टर भी समझ में आ गया है कि रणवीर सिंह है, चाहे रणवीर कपूर है, चाहे एक्स है, चाहे वाई है, चाहे जेड है, और अब म्यूजिक भी पब्लिक में है, तो आप पहले वो 150, क्योंकि क्या होता है ना, लिरिक्स राइटिंग जो मुंबई में होती है उसमें, उसको बड़े मजाक में कई बार लोग बोलते हैं ना कि पहले मीटर म्यूजिक आता है वहां पे, फिर शब्द आते हैं। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपने एक ताबूत ढूंढ लिया है और उस नाप की लाश ढूंढनी है ना, तो वैसे लिरिक्स राइटिंग होते हैं। लिरिक्स राइटिंग का ही है। जो फिल्म वाला है उसमें एक तो पहले जो फिल्म राइटिंग, वो थोड़ा टेक्निकल काम है, स्क्रिप्ट होती है, एक सॉफ्टवेयर आता है, फाइनल ड्राफ्ट, कई सारे आते हैं। तो वो पहले ना जो भी स्क्रिप्ट अब आप देखेंगे, गूगल करेंगे थोड़ा मोड़ा, चाहे वो 3 इडियट्स हो, चाहे वो पिंक हो, चाहे वो कोई भी फिल्म हो, सबकी स्क्रिप्ट उपलब्ध है। तो आप ना फिल्म जब देखिए तो वो स्क्रिप्ट के साथ देखिए कि वो कैसे लिखा गया है, हर एक सीन, चाहे बरेली की बर्फी हो, कि यहाँ पे जो सीन है वहाँ पे कैसे। इनफैक्ट कुछ लोगों ने इतनी भी मेहनत की है, शायद जावेद साहब वाली भी कुछ एक स्क्रिप्ट लिख के डाल दी है कि जैसे जैसे पुराना, कुछ लोगों ने काफ़ी मेहनत की उसमें, चाहे अंधाधुंध हो, चाहे जो भी फिल्म, आपको पूरी दुनिया, बाहर तो बहुत पॉपुलर है कि स्क्रिप्ट उपलब्ध रहती है और PDF फॉर्म में उपलब्ध रहता है वो, तो आप उसको ना देखिए कि पहले लिखा था और वो सीन कैसे बना, फिर आप ना जैसे 15-20 मिनट फिल्म देखिए और रोक दीजिए वहीं पे पहली बार देखे, और आप सोचिए अगला सीन आप क्या सोचते, जो सोचते। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करके आइए। पहले आप कम से कम 25-30 फिल्मों पे और कम से कम 100-150 लिरिक्स लिख के तब आइए, और अपने आप आपको सब चमकने लगेगा। और फिर आपको अपने आप, बहुत सारे लोग, अब तो जैसे TVF में कई सारे नए लोगों को रखा जाता है, आप उनके यहाँ भेज दीजिए रिज्यूम, वो आपको ज़रूर कॉल करते हैं। कई सारे नए पब्लिक प्रोडक्शन हाउस हो गए ऐसे जो नए लोगों को ढूंढ रहे हैं, तो आप अपने शहर की कहानियां लेके जाएं। तो आप ये लेकिन तैयारी करके आए, बॉम्बे आके तैयारी ना करें। जैसे कई बार लोग मुंबई में एक्टर होने आते हैं तो आके वहाँ पे जिम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन एक्टिंग आपको सीख के आना है ना वहाँ पे, आप वहाँ पे आके एक्टिंग ना सीखें इस तरीके से। या दुकान सीखते हैं या फिर गजल में बहस होती है, तो उसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन उठाते हैं। आपके विचार में वो क्या सही है, जो बिना बहर की गजल होती है या कविता बिना तुक की होती है, या कविता के एक नियम है, उन नियमों को अनदेखा किया जाता है, तो उस पर आपका क्या विचार है? मेरे को ना ये इस तरीके का सही, मतलब कविता को लेके मेरा ना शून्य है वो, जो मेरा मुझे बहर पता है ये सब है, लेकिन मेरा कि वो सही क्या है गलत क्या है, मैं कुछ बोलूँगा तो गलत हो जाएगा,
बनारस में बोलते भी कुछ गलत बोल जाऊँ, इससे बढ़िया कि ना बोलूँ। तो मुझे कि वो मुझे सही में पता नहीं है कि उसका जो है ना, क्योंकि कविता बहुत पहले ही मेरे से छूट गई। मैं लिखता था तो मैं तुकबंदी वाली लिखता था, लेकिन अब जैसे मैं अभी आत्मज की बात हुई, मैंने अभी आत्मजयी में पढ़ रहा था कुंवर नारायण जी की, उसमें रिदम वैसी नहीं है, लेकिन हर फिर बावजूद उसके कि वो तुकबंदी नहीं है, लेकिन उसमें एक अलग किस्म की एक रिदम है उनकी पोइट्री में। आत्मजयी नाम है किताब, अभी जस्ट मैंने 20-25 दिन पहले ही पढ़ी होगी वो। तो अब वो, लेकिन वहाँ पे जब आप नॉर्मल भी पढ़ेंगे तो एक रिदम लगेगी। तो अब वो डिपेंड करता है कि कैसे क्या है, लेकिन इस पे कमेंट करना मतलब मेरे लिए, मेरी कम नॉलेज की वजह से वो सही नहीं रहेगा। बताइए। क्वेश्चन है पहला तो ये कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, दिव्य प्रकाश दुबे और उनकी कहानियां पड़ोस में रहती हैं। तो उस आर्टिकल में जो भी लिखा था समझ तो नहीं पाया, उसका थोड़ा विश्लेषण कीजिएगा। और दूसरी चीज़ ये भैया कि आपकी जितनी भी बुक आई हैं उनके टाइटल बड़े अलग और अनोखे होते हैं, जैसे आको बाको। पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि ऐसा ख्याल आया कैसे, समझ में कैसे आया। तो ये आप टाइटल जब पहले से डिसाइड करके लिख लेते हैं कि या लिखने के बाद डिसाइड करते हैं? तो मैंने जो पहली किताब जो लिखी थी शर्तें लागू नाम की, उसका टाइटल मैंने उसके छपने से 10 साल पहले सोचा था कि जब किताब लिखूंगा तो इस नाम से लिखूंगा। लेकिन जो बाकी किताबें जैसे मुसाफिर कैफे हो गई या आको बाको हो गई, आको बाको हम लोग क्या ना, एक वो जब नज़र उतारने के लिए मम्मी लोग गाती हैं आको बाको, एक मंत्र जैसा है वो। तो मुझे ना वो साउंड बहुत सही लगता था। क्या होता है, मैं ना बहुत बार जब एज अ राइटर ना साउंड पे बहुत जाता हूँ कि उसकी साउंड क्या है, चाहे वो शब्द गलत हो। जैसे मैंने एक किताब लिखी इब्ने बतूती नाम की, उर्दू के हिसाब से जैसे इब्ने बतूता होता है, इब्ने बतूती कोई शब्द नहीं है, उसका जो सही उर्दू है वो है बिनते बतूती। लेकिन मुझे लगा नहीं, इब्ने बतूती का साउंड बहुत अच्छा है, और जिस चीज़ की आवाज़ अच्छी लगती है मुझे, वो मैं मान लेता हूँ कि वही सत्य शिव सुंदर है, और इसलिए मैं उसको लेता हूँ। लेकिन कई बार ना टाइटल बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जैसे जो दूसरी किताब आई जो मसाला चाय नाम था जिसका, तो मैंने लिख ली किताब और मैंने ये सोचा ना कि मैं वो सब पुराना जो डर रहा है ना कि फलाने एवं अन्य कहानियाँ, XYZ एवं अन्य कहानियाँ, ऐसे करके नहीं आते हैं किताबों के शॉर्ट स्टोरीज के नाम की, ये अन्य कहानी, मुझे बड़ा बोरिंग लगता था। तो मैंने कहा कि मैं ऐसी नाम दूंगा जो किताब का, जो किताब में उस नाम की एक भी कहानी नहीं होगी। तो मसाला चाय नाम की कोई कहानी मसाला चाय में नहीं है। तो दो नाम में मैं कंफ्यूज था। एक तो मिक्स वेज सोच रहा था नाम की, सब कुछ उसमें समा गया, दूसरा मसाला चाय। तो मैंने भेजा जिन जिन लोगों को मैं उस्ताद मानता था, तो सब ने बोला मिक्स वेज रखो। लेकिन मुझे मिक्स वेज में ना एक लग रहा था कि जाते जाते जब छपने जा रही थी तब मैंने कहा नहीं इसको मसाला चाय करते हैं। उसके बाद से ऐसा वो हिट हुआ कि इंडिगो में वो मसाला टी नाम से चाय भी देते हैं और सब करते हैं। फिर अब वो आपको उस समय, लेकिन पहले लग रहा था मसाला रखने में ये ना हो कि ये मसाला है, मसालेदार कहानियाँ तो नहीं है इस तरीके का। लेकिन टॉपिक को ये ना कि कोई भी ऐसा जो नाम हो ना वो थोड़ा नया आए, बहुत वैसे नाम ना जो कुछ इमोशन ना जगह है वो नहीं रखता मैं। मतलब मेरे लिए बहुत सिंपल है कि किसी को मैं 4 बार बताऊंगा। बच्चे के नाम जैसा ही है ना, जैसे मैं अपने बच्चे का नाम जब रख रहा था तो बहुत लोगों ने बहुत राय दी कि आजकल जो दादाजी और नाना जी के नाम के इनिशियल्स पे बच्चे का नाम रखते हैं, तो उसका नाम हमने रखा वरेण्यम। तो मैं किसी को बोलता था वरेण्यम, वो तत्सवितुर वरेण्यम, तो किसी को बोलते थे क्या नाम है बच्चे का, तो मैं बताता था वरेण्यम, तो बोलते थे हैं, वो हर बार हैं बोलते थे। फिर मैंने एक नाम सोचा मैं स्वर रखूंगा बच्चे का नाम, तो मेरी बीवी और मेरी बहन ने बोला कि अगर तुम स्वर रखोगे इसका नाम तो स्कूल में लोग इसको सुअर सुअर चढ़ाएंगे। तो मैंने फिर नाम फिर अलग रखा जो उसमें नहीं था। मतलब फिर ऐसे ऐसे वो नाम की कहानी ऐसे ही बन जाती है धीरे धीरे। बताएं सर। हाँ। तो देखिए जो नई वाली हिंदी हम लोगों ने जब दिया था ना, तो हर जनरेशन की ना एक बेचैनी होती है। जैसे पंजाब में एक बेचैनी हुई तब उन्होंने साडा हक दिया, है ना, कि वो पूरी उस बेचैनी को उस समय की वो संभाले, कोई शब्द कोई टर्म ऐसा। तो नई वाली हिंदी पे कुछ भी ऐसा नहीं था। हम लोग जो शैलेश हम लोग जो छप रहे थे तो हम लोग को लगा ना कि एक ऐसा बुक फेयर का ही समय था, अभी बुक फेयर चल रहा है, तो वहाँ पे हमने कहा ना एक कुछ ऐसी चीज़ देते हैं। बल्कि 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन था कि मेरी वाली हिंदी लिखें कि नई वाली हिंदी लिखें। तो मेरी वाली हिंदी पर्सनल भी थी, लेकिन हमें कहा नहीं नई वाली हिंदी में क्या है ना, तुरंत एक सवाल उठेगा क्योंकि पुरानी वाली हिंदी भी है क्या, कुछ वो अगर पुरानी वाली है तो ये नई वाली से अलग कैसे है। तो हम लोगों ने जो भी इस समय में क्रिएट कर रहा है, चाहे वो आप क्रिएट कर रहे हैं, चाहे
त्रिनेत्र करेंगे, या जो भी है, जो भी इस समय को डॉक्यूमेंट कर रहा है, उसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आज धरती नष्ट हो जाए और 80 साल बाद मंगल ग्रह से कोई आए और वो निकाले और खुदाई में निकाले प्रेमचंद की कोई किताब और देखे ये तो 1931 में छपी थी, और एक निकाले अक्टूबर जंक्शन जो 2020 में छपी थी। तो जब वो निकालेगा और अगर मैं 2020 में प्रेमचंद की तरह लिख रहा हूँ तो वो बोलेगा यार 2020 में भी प्रेमचंद की तरह क्यों लिख रहे थे, 2020 क्यों नहीं था उसमें, 1931 में तो 1931 था, 1950 की कहानियों में था। तो नई वाली हिंदी ये था कि जो हमारे समय का जो भी क्रिएशन हो रहा है उसको संभाले, इसलिए बिना कंट्रोवर्सी के यही सही जवाब है इसका। अच्छा, नहीं वही मैं यही पूछना चाह रहा था कि जो बेचैनी शब्द आपने यूज किया कि बेचैनी थी जैसे साडा हक वाली, हाँ, तो ये बेचैनी क्या है? बेचैनी ये थी ना कि हिंदी में पीठ ठुकवाने के लिए पैर दबाना पड़ता है, हाँ, ये बेचैनी थी, अब आप है ना। तो हिंदी में हम लोगों ने सोचा कि हम नहीं दबाएंगे पैर, हम नहीं इस्टेब्लिश नॉर्म को हम नहीं, जैसे मनोहर श्याम जोशी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हिंदी में पीठ ठुकाने के लिए पैर दबाना पड़ता है। हम लोगों ने, जब हम नए लोग जब हम पैदा हो रहे थे, हमने कहा हम नहीं दबाएंगे पैर, अगर इज्जत मिलनी है तो बिना पैर दबाए पीठ ठुके तब ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं ना। वैसे भी हम लोग सब लोग अपनी अपनी नौकरी अपना अपना कुछ कुछ कर रहे थे ना उस समय, तो फिर धीरे धीरे वो सीरियस होता गया। इसलिए वो बेचैनी इस बात की थी कि पैर ना दबाना पड़ जाए, पैर छूना पड़े ठीक है, आशीर्वाद लें ठीक है, दबाना ना पड़े। दूसरा प्रश्न कि जो आर्टिकल मैंने आपका पढ़ा था, दिव्य प्रकाश दुबे और उनकी कहानियां उनके पड़ोस में रहती हैं, पड़ोस में रहती हैं, तो ये शायद ना आर्टिकल जो था वो शायद टाइम्स ऑफ इंडिया ने वो कवर किया था। तो जैसे एलिस मुनरो को भी नोबेल मिला 3-4 साल पहले, कोरोना से पहले आई थिंक। तो उन्होंने अगर पूछा गया ना कि आप क्या कहानी कैसे लिखते हो, तो उन्होंने बताया जिस टाउन में वो रहती हैं उन्हीं के ही कैरेक्टर्स की वो कहानियां कहती रही लाइफ लॉन्ग। तो उन्होंने कहा वो अपना टाउन जो है ना, स्मॉल टाउन, वो भी काफ़ी है पूरी दुनिया भर क्रिएट करने के लिए। तो मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, जैसे शतरंज होता है ना, शतरंज में, शतरंज का जो खेल है, राजा की नज़र से ना शतरंज अलग दिखता है, सिपाही जो आगे गला कटवाने जाता है उसकी नज़र से शतरंज अलग है। तो शतरंज में कितनी कहानियां, केवल उतनी कहानियां नहीं है जितने प्यादे हैं, उतनी कहानियां हैं जितने प्यादे जहां जहां जा सकते हैं। तो अगर कोई प्यादा कट रहा है और कभी वजीर कट रहा है तो वही वजीर का ड्रामा बदल जाएगा, और जो वजीर अंदर बैठा है छुपा हुआ है तो बदल जाएगा। तो जब मैंने वो बोला होगा कि लोकल है या मोहल्ले की है, तो मुझे लगता था एक मोहल्ले में, अगर आप अपने किसी भी मोहल्ले में जहाँ रहते हैं तो उसको हर नज़र से उस मोहल्ले को देख सकते हैं। जैसे कि मान लो जब मैं तैयारी कर रहा था तो जो भी मेरे से पूछ लेता था कि अरे आप कब क्या तैयारी कर रहे हो, आजकल क्या कर रहे हो, जैसे कोई सवाल पूछते हैं आजकल क्या कर रहे हो, तो आप बोलते थे तैयारी कर रहे हैं। ये इतना मुश्किल होता था इसका जवाब देना कि क्या कर रहे हैं हम जीवन में। तो वो नज़र था, वहीं पे आपका सिलेक्शन कहीं हो गया तो आपके लिए वही मोहल्ले के वही लोग बदल गए, वो बोलेंगे क्या कर रहे हो, हम ये कर रहे हैं, हम तो IIT में पढ़ रहे हैं, हम तो फलाना कर रहे हैं। तो मेरे, जब मैंने वो बात बोली थी कि वही सेम मोहल्ला बचपन से लेके बुढ़ापे तक वही सेम मोहल्ला था। जैसे हमारे जिस मोहल्ले में हम थे, एक थे अंकल साइंटिस्ट थे, उनका बच्चा जब आया 15, वो बहुत शो ऑफ करते थे अपने बच्चे को कि अमेरिका में रहता है, अमेरिका में रहता है, अमेरिका में रहता है। फाइनली जब उनका बेटा आया शादी करके अमेरिका से, तो वो घर ही नहीं आया, उसने वहीं पे ताज में एक कमरा लिया और वहीं पे सबको बुलाया, वो मोहल्ले में आया ही नहीं। तो जिसको आप शो ऑफ कर रहे थे अपने लड़के को, उसने 20 साल तक आप शो ऑफ करते रहे और एक दिन आके आपकी मिट्टी पलीत कर दी, बट आप उसका शो ऑफ कर रहे थे। तो कितना सैड। बट अगर यही 20 साल पहले से, एक दिन पहले की हम कहानी देखेंगे तो अंकल की कहानी अलग होगी अपने बेटे को लेके। वो तो जब आया तो उसने, तो मेरे हिसाब से कि हम केवल अपने मोहल्ले की कहानियां ही सही से कह लें तो हमारे पास जिंदगी भर बहुत कुछ है लिखने के लिए, जो मुझे ऐसा लगता है। तो सर एक ये कि क्या, अरे वो 1 to 1 हो जाएगा, एक आध लोगों का और भी मौका दे दो। जी जी बताइए। हेलो, याद ही नहीं है वो तो। हाँ सर चले गए, देखिए कविता वो क्या था उसमें, मैं देखता हूँ अगर मोबाइल में होगी तो। मुझे वो इतनी अच्छी लगती नहीं है मुझे, पता नहीं उस समय शायद कहानी सुनाते समय वो यूज करता था मैं उसको। बैठी बैठी मैं देखता हूँ अगर मिल जाएगी तो। क्या थी लाइन, लिखा याद ही नहीं रहता। सबसे नजर बचाकर हमने, सबसे नजर बचाकर हमने 2.5 तारे तोड़े थे, सबसे नजर बचाकर हमने 2.5 तारे तोड़े थे, डायरी के पन्नों के कोने बिना बात के मोड़े थे, डायरी के पन्नों के कोने बिना बात के मोड़े थे। 20 बरस के थे हम दोनों, 20 बरस की दुनिया ही, 20 बरस के थे हम दोनों, 20 बरस की दुनिया थी। 30 बरस का होते होते लाख बरस की दुनिया है, 30 बरस का होते होते लाख बरस की दुनिया है। सुना है पिछले अक्टूबर में 4 बरस की माँ हो तुम, सुना है पिछले अक्टूबर में 4 बरस की माँ हो तुम।
एक ये कैसी दुनिया है, एक वो कैसी दुनिया थी। यही था जितना मुझे याद है। बताएं। जैसे आप पहले कहानियाँ लिखते थे एंड फिर अभी आप फिल्म भी लिख रहे हैं, तो उसमें सर क्या क्या चेंजेस आप लाए? और दूसरा सर, क्या उपन्यास लिखने के लिए उपन्यास पढ़ना भी काफ़ी ज़रूरी है? तो पहले तो दूसरे सवाल का जवाब कि क्या कुछ भी लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। मतलब बिना पढ़े अगर आप लिखेंगे ना, तो जैसे होता है क्या, जब आप बिना पढ़े लिखते हैं तो आप जब क से कबूतर ढूंढते हैं ना भाषा में, तो आपको लगता है आप धरती पे पहले व्यक्ति हैं जिसने क से कबूतर लिख दिया और वाह वाह क्या बात है। तो नॉवेल आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक जानेंगे नहीं कि जब तक, मतलब वैसे भी देखिए, चाहे जो भी करें आप जीवन में, दुनिया में जो भी 100-200 अच्छी किताबें किसी को भी पढ़ लेनी चाहिए अच्छा इंसान बनने के लिए ही, उसका कोई नुकसान नहीं है। जो उसका दूसरा लॉजिक लोग देते हैं कि अगर हम सारा पढ़ लेंगे तो हम पे इम्पैक्ट हो जाएगा उसका और हम पे उसका असर आ जाएगा। असर नहीं आएगा कभी भी। क्यों असर इसलिए नहीं आएगा? क्योंकि जब आप वो पढ़ लेंगे अच्छी चीज़ें तो एक दिन आपके अंदर का जो असली का राइटर है ना, वो रिवोल्ट करना शुरू करेगा। वो एक पॉइंट पे बोलेगा कि मैं इनसे अच्छा लिख सकता हूँ, भले आप उनसे अच्छा ना लिख पाए, लेकिन आपके अंदर आएगा कि नहीं, ये वाला सीन तो मैं इनसे अच्छा लिख ही सकता हूँ। आप पुरानी फिल्में देखिए और कई सारे सीन आप दोबारा आप कंस्ट्रक्ट करिए तो आपको कई बार लगा इससे अच्छा तो मैं लिख देता, है ना। तो आपके अंदर ओरिजिनलिटी लाने के लिए, जैसे गुलजार साहब ने एक इंटरव्यू में बोला था ना, नकल करते करते एक दिन अकल आ जाती है। तो वो इसलिए वो ज़रूरी है कि आप वो करें। जो फिल्म और उसमें फ़र्क है, एक तो फॉर्मेट का फ़र्क है। जैसे अगर मान लीजिए आप प्रेमचंद की कोई कहानी है और उसमें हम लिखें कि हल्कू 3 दिन से भूखा है, ठीक है। अब फिल्म में ये दिखाना है तो आप कैसे करेंगे? सेम, बहुत सिंपल लाइन है। हम लोग तो कहानी में लिख के छूट जाते हैं ना कि हल्कू 3 दिन से भूखा था, हमें समझ में आ गया 3 दिन से भूखा था, 3 दिन से उसकी हालत ख़राब थी और बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ गया कि 3 दिन से भूखा था। लेकिन जब फिल्म या विजुअल या शॉर्ट फिल्म में लिखेंगे ये बात, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा कि हम दिखाएंगे कि ये सीन कहाँ घट रहा है। तो पता चलेगा कि एक किसी घर के अंदर कोई बुढ़िया या कोई औरत चूल्हे के पास जाती है, वो जलाती है और फिर डब्बा देखती है और ये वो उसको कुछ नहीं दिखता। तो उसका पति जब घर से आता है तो बोलती है, जब खाली बर्तन देख के, तो बोली कि 3 दिन हो गए। वो ये भी नहीं बोले कि 3 दिन से भूखे, वो लगेगा कि वो ऑडियंस को बता रहे हो। तो एक तो ये सीन है। इसी सीन को दोबारा ऐसे भी कर सकते हैं कि आप पता चला गए एक हलवाई के यहाँ पूड़ी छन रही है और एक आदमी पेट पकड़ के बैठा है और उसका बच्चा जो है वो उसके बाप को पूछता है, बाबा 3 दिन हो गए। लेकिन एक सिंगल लाइन जो कहानी में आप ऐसे लिख के छूट जाते हैं कि वो 3 दिन से भूखा था, उसको स्क्रीन पे दिखाने के लिए आपको जोर पड़ेगा। तो इसीलिए वो दोनों की राइटिंग फ़र्क है, क्योंकि सीन में जब आप दिखाएंगे तो वहाँ पे एक एक्टर आएगा जो एक्टिंग करेगा, जहाँ पे एक बैकग्राउंड म्यूजिक आएगा, जहाँ पे एक कैमरा आएगा। कैमरा हमारी आंखें हैं ना, कैमरा हमारी आंखें हो जाती हैं जो हम जिससे दुनिया देख रहे हैं। बुक में ये फ़ायदा है कि वहाँ पे आप आसानी से लिख सकते हैं। इसीलिए विजुअल मीडियम अलग तरीके का इमोशन इन्वोक करता है। इसीलिए जब आप किसी को फिल्म की कहानी बताते हैं, कोई आपसे पूछे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की कहानी क्या था, बताएंगे एक राज था, वो गया और वो अमेरिका में गए वो लोग और वहाँ पे वो सिमरन थी, ये थी। आप ऐसे बताते हैं जैसे अभी आपके सामने हुई है ये घटना, आपके सामने थोड़ी ना हुई है, लेकिन हमें लगता है वो हमारे एक्सपीरियंस का हिस्सा हो जाता है। तो फिल्म में ये, और वो अपने आप में एक नया बीस्ट है फिल्म। मतलब उसमें बहुत सारी किताबें भी आती हैं, जैसे एक पटकथा लेखन किताब है मनोहर श्याम जोशी की, आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको फिल्म लिखनी है। एक रॉबर्ट मैकी की किताब है स्टोरी, वो आप पढ़ सकते हैं। तो वो सब है। और कई सारे ऑनलाइन रिसोर्स भी उपलब्ध हैं। एक सत्यांशु सिंह है, वो क्लास करते हैं अक्सर ऑनलाइन, तो वो भी आप कर सकते हो। तो वो थोड़ा ना क्राफ्टेड मीडियम है, जहाँ पे क्रिएटिविटी के बियॉन्ड एक चीज़ है कि कैसे वो शूट होगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल से बात खत्म करते हैं, गॉडफादर फिल्म और किताब। गॉडफादर किताब ही लाखों लोगों ने उस समय पढ़ी थी, लेकिन गॉडफादर फिल्म जब बनी तो उसकी स्क्रिप्ट ना 600 लोगों ने भी नहीं पढ़ी थी, केवल क्रू ने पढ़ी होगी ना गॉडफादर फिल्म की स्क्रिप्ट। तो क्रू में एक्टर ने पढ़ी होगी, जो म्यूजिक वाला होगा, जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर होगा, उन्होंने पढ़ी होगी। जबकि गॉडफादर की स्क्रिप्ट भी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी ना, क्योंकि स्क्रिप्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। वो एक्टर के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, वो डायरेक्टर के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, वो म्यूजिक वाले के लिए इंस्ट्रक्शन है, वो डिजाइन वाले के लिए इंस्ट्रक्शन है, वो सेट डिजाइन वाले के लिए इंस्ट्रक्शन है, आर्ट डिजाइन वाले के लिए इंस्ट्रक्शन है। स्क्रिप्ट फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, जबकि बुक फाइनल प्रोडक्ट है। तो इन दोनों में फ़र्क है और इसीलिए दोनों के अपने मज़े हैं, कोई अच्छा है ख़राब नहीं है, दोनों के अपने अपने एक मज़े हैं। कि इसीलिए फिल्म लिखना कई बार बड़ा टेक्निकल हो जाता है, क्योंकि कम से कम एक प्रिंसिपल चलता है, बताओ मत दिखाओ, रेडियो और फिल्म में या विजुअल मीडियम में। कि रेडियो में आप बोलते हैं कि बताओ के बाद कॉमा मत दिखाओ, आप सब कुछ बता दो, जो रेडियो सुन रहा है उसको सब सीन क्रिएट कर दो। और वही बताओ मत के बाद कॉमा दिखाओ, वो फिल्म हो जाता है कि बताओ मत दिखाओ। आप जब फिल्म ऐसी देखते हैं ना जहाँ पे सब लोग बोल के बता रहे होते हैं, तो हमें फिल्में वो अच्छी नहीं लगती हैं, वो बोरिंग लगती हैं। तो इसलिए वो बहुत बेसिक सा फ़र्क है। और बट आप उसमें डूबेंगे तो आप पा जाएंगे, वो बहुत कुछ है वहाँ पे। थैंक यू सर।
पैदा हुआ हूँ, गलती से आपने बोला ये मैंने वर्ड ये सुना। नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं था ना पैदा होना। नहीं, मेरा ननिहाल यहीं बनारस में ही था। यहीं जो रेलवे कॉलोनी थी ना, वसुंधरा, मेरे नाना जी गार्ड थे। तो मुझे अभी भी जो मेरी सबसे फॉन्ड मेमोरी बनारस की है वो इंग्लिशिया लाइन की है। जो उस समय हम लोग गर्मी की छुट्टी में आते थे, तो वो अब तो खैर वो उस पर कुछ बिल्डिंग बन रही है, मैं निकल के देख रहा था वहाँ पे। तो वो जो वहाँ पे नाइट क्रिकेट होता था, मेरी कहानियों में अभी भी वो मोहल्ला है, वो जो रेलवे कॉलोनी थी। और बाद में फिर जो दूसरी गलती ये हुई कि फिर मेरी शादी यहीं हो गई, तो मेरा ससुराल भी यहीं हो गया। तो बनारस पीछा छोड़ नहीं रहा था। और मैं ये मानता भी हूँ कि बनारस जीते जी या मरने के बाद कभी ना कभी तो आदमी को आना ही पड़ता है एक बार। तो नहीं, मैं चाहता था सर ऐसी गलती, इसलिए ऐसा, मतलब गलती तो मैं बोल रहा हूँ बस। लेकिन वो बनारस से था, और वो थोड़ा ना, ये शहर एक, इसमें ना एक मज़ा क्या है बनारस का ना, कि आप आएंगे 2 दिन के लिए घूमने ना, तो समझ नहीं आएगा ये शहर, ये थोड़ा ना। और जो तीसरा जो अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी, क्यों बनारस मेरी कहानियों में ज़्यादा है। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और फाइनल ईयर में था, तो मैंने सोच लिया कि मैं छोड़ूंगा इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे नौबतपुर चेक पोस्ट है यहाँ पे, तो नौबतपुर चेक पोस्ट उस समय मेरे पिताजी हेड करते थे। तो मैं आया था इंजीनियरिंग कॉलेज से लौट के उनको बताने के लिए कि अब मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं आया, तो वो इतना बिजी रहते थे उस समय, उसमें 48 या 54 पीसीएस अधिकारी होते थे उनके अंडर में। तो उनको दिन रात का काम था वो नौबतपुर चेक पोस्ट का। तो मैं एक दिन बैठा तो वो बिजी थे, फिर दूसरे दिन कहीं और थे, फिर कुछ और पॉलिटिकल कुछ चल रहा था। तो फिर मैं करते करते जब रोज़ शाम को वेट करता था उनका, तो मैं रोज़ जाता था 80 घाट, दुर्गा कुंड पे है ना ऑफिसर्स कॉलोनी, तो वहाँ से मैं जाता था 80 घाट, और 80 घाट जाता था, रोज़ बैठता था। तो ऐसे 6-7 दिन जब हो गए वहाँ बैठते बैठते, तो एक दिन मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ये जो हो रहा है, जो अंकल बैठ के पान चबा रहे हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे ये 2 यूरोपियन लड़कियाँ जा रही हैं, जो ये पीछे यहाँ पे चाय पी रहे हैं, ये सब रिपीट हो रहा है, ये सब 7 दिन से ऐसे ही हो रहा है। तो बहुत सरियल फीलिंग हुई मेरे को। तो उसी मिनट फिर मैंने कहा कि चलो अब इतना हो गया। तो मैंने बहुत बड़े बड़े डिसीजन जो जीवन के हैं, जो खतरनाक डिसीजन है कि आगे कुछ नहीं करना है या करना है, वो मैंने यहीं 80 पे बैठ के लिया। तो इस वजह से भी बनारस को एक ट्रिब्यूट है मेरी तरफ से। मैं तो क्या लिख पाऊंगा बनारस के बारे में, इतने बड़े बड़े लोग लिख गए। और बल्कि एक और किस्सा आपको छोटा सा बताता हूँ। बनारस में 80 घाट में बैठा था, वहाँ कवि सम्मेलन चल रहा था। तो वहाँ पे कोई टीचर थे, वो अपना सुना रहे थे। तो और वो आजकल वो हिंदुस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद चलता ही है वो सब, तो उसमें वो अपना कर रहे थे। तो आए कवि जी, कोई बोले, और उसमें बोले कि देखिए सर, मैं तो पाकिस्तान नाम का एक कुत्ता रख लिया हूँ, है ना, जब कुछ होता है बॉर्डर पे 4 लात उसी को मार देता हूँ। तो कोई स्टेज पे समझदार व्यक्ति भी था, है ना, कोई समझदार व्यक्ति भी था। तो उन्होंने कहा यार क्या बोल रहे हैं, ये क्या बात आप कर रहे हैं। तो करके उन्होंने फिर अपना जो उनको सुनाया अपना फिर। लेकिन ये जो टीचर थे वो अलग सुर में थे ना। ये तो पाकिस्तान नाम का जो आदमी कुत्ता रख सकता है, वो कितना अलग सुर में होगा, उसका 8वां सुर लगा हुआ था। उसने कहा देखिए गुरुजी, आप ज्ञान मत दीजिए यहाँ पे। गौतम बुद्ध को भी ये बात पता थी, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जाके ज्ञान दिए वो।